एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग वैदेशिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित करीब 250 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग प्रत्येक सेशन में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे विथ डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में जो वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो पहला कथन दिया गया है कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक होता है, सही जवाब है। और चौथा है, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात किया जाए तो दिसंबर 2020-21 के दौरान भारत ने 200.8 बिलियन डॉलर मूल्य का जो है माल निर्यात किया और 258.3 बिलियन डॉलर का जो मूल्य का माल है इसको आयात किया। तो पहला कथन आपका सही है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी आई है, न कि कमी। तो कमी दिया गया था, जो कि गलत है। भारत के सेवाओं का निर्यात 2019-20 के दौरान 213.19 बिलियन डॉलर का था, जबकि आयात 128.27 बिलियन डॉलर का था। तो तीसरा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। और चौथा जो दिया गया है कि अगर इसके बारे में बात किया जाए तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा पिछले 10 वर्षों में औसतन 2.2% रहा है। यद्यपि यह वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम तिमाही में जीडीपी के 0.1% सरप्लस हो गया था। ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बताना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में कौन सा उसकी जो है प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी उसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका जो सही जवाब है आप बताइए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से जो है किया गया निवेश होता है, अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटी के 10% तक या उससे अधिक किया गया निवेश होता है। इसलिए पहला विकल्प गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय कंपनियों के द्वारा जारी इक्विटी शेयर, डिवेंचर और अधिमान शेयर में किए जाने वाला एक निवेश है। अतः एफडीआई सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाला निवेश नहीं है। तो विकल्प डी आपका गलत है। और इस तरह के निवेश में ऋण समाशोधन अपेक्षित नहीं होता है, इसलिए सी भी सही नहीं है। एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है, इसलिए बी विकल्प जो है आपका सही जवाब है। थर्ड नंबर है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो आप ऑप्शन को देखिए। स्टेटमेंट दिया गया और कुट दिया गया। कुट को देखकर आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, जो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही है। बाकी जो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है सही नहीं है इसके संदर्भ में, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना भारत को कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ा हुआ जोखिम होगा। मुद्रा परिवर्तन उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें एक मुद्रा है किसी भी विदेशी मुद्रा में जो
परिवर्तित है हो सकती है, अथवा प्रचलित विनिमय दर पर मतलब बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के परिवर्तित हो सकती है। भारत में वर्तमान में चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, जबकि पूंजी खाते पर अनुमति अनिवार्य है। फोर्थ नंबर है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 5 नंबर है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है। कब तक? तो 2020 तक। वाणिज्य विभाग की कालीन दृष्टि में अगर बात किया जाए, यानी वाणिज्य विभाग के दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाने का जो वर्ष है वह है 2020 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों में भारत के बढ़ते महत्व के अनुरूप नेतृत्व की भूमिका में लाना है। वाणिज्य विभाग का लक्ष्य जो है भारत के व्यापार और सेवाओं में निर्यात को 2019-20 तक 900 अमेरिकी डॉलर तक जो है पहुंचाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया गया है। भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब होगा भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2000 से 50% से अधिक रहा। तो सही जवाब ए ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए तो भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2000 में, यानी वर्ष 2000 में 26.9% था, जो वर्ष 2019 में 39.55% हो गया, जो लगभग 50% से अधिक है। भारत का व्यापार जीडीपी अनुपात 1970 में न्यूनतम 7.66% था और 2018 में यह जो है 43.40% था, जो वर्ष 2019 के 39.55% से 855% अधिक था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 में भारत का बाह्य व्यापार का आंकड़ा पहुंच गया लगभग कितना करोड़ रुपया? तो देखिए, जो इसमें ऑप्शन दिया गया सही जवाब नहीं है ऑप्शन के अनुसार, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वाणिज्यिक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत का कुल बाह्य व्यापार 38,11,360 करोड़ रुपया था। ठीक है, तो विकल्प में नहीं दिया गया, इसलिए सही जवाब नहीं है। 15 मार्च 2021 को जारी आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2020-21 में भारत का समग्र निर्यात 439.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो विगत वर्ष के समान अवधि के तुलना में 10.14% नकारात्मक वृद्धि को जो है प्रदर्शित करता है। इसी तरह वर्ष 2020-21 में भारत का समग्र आयात 447.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो विगत वर्ष के समान अवधि के तुलना में 20.83% की जो है इसमें नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और इसको बताना है आपको कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा। 2011-12 में भारत का बाहरी व्यापार कितना था? हम लोगों ने जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल माल व्यापार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2004-05 में 29.5% से बढ़कर 2012-13 में कितना परसेंट हो गया? तो देखिए, इसमें भी जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2012-13 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार 2004-05 के 27% से बढ़कर 2012-13 में 44.1% हो गया था, और विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार बात किया जाए तो 2017 में यह घटकर 28.70% के स्तर पे आ गया है। और आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बात किया जाए तो विगत कुछ वर्षों में सकल घरेलू अनुपात के साथ पर्ण निर्यात के अनुपात में भी गिरावट आई है, जो भुगतान शेष की स्थिति पर ऋणात्मक प्रभाव को जो है सूचित करता है। जहां वर्ष 2009 से 14 के दौरान यह अनुपात 15.7% था, वहीं 2014 से 2019 के दौरान यह अनुपात 12.7% हो गया, जो वर्ष 2018-19 में 12.1% के और 2019-20 के दौरान यह अनुपात 11.3% रहा। वैश्विक मंदी का भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर अधिक
बल देने को ध्यान में रखते हुए कुल निर्यात में विनिर्माण निर्यात के भाग में वृद्धि अपरिहार्य है। कुल पर्ण निर्यातों में भारत में विनिर्मित पर्णों का निर्यात 2009 से 13 के दौरान 66.5% रही, जबकि 2014 से 18 के दौरान यह जो है 72.8% रहा। 2017 एवं 2018 के दौरान इसका जो परसेंटेज था 74.4 और 72.8%। ठीक है, 2017 में 74.4% और 2018 में 72.8%। ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत का कुल माल व्यापार जीडीपी का 28.24% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? तो 8वां स्थान था। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतम हिस्सेदारी है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न काल के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी अधिकतम थी। दूसरी, तीसरी और चौथे स्थान पे आप कह सकते हैं जो दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। जो दूसरे स्थान पे है चीन का है, तीसरे स्थान पे जर्मनी और चौथे स्थान पे जापान था। 2020 में वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया था, इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो वर्तमान में चीन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। चीन के द्वारा वैश्विक आयात और निर्यात में हिस्सेदारी जो है 9.07% और 14.57% है। वहीं यूएसए की भागीदारी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भागीदारी जो है 12.49% और 8.34% है। अंतरराष्ट्रीय आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है 2.02% और निर्यात में 1.51% है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2008 से 2009 में भारत के व्यापार में सबसे बड़ा सहभागीदार निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन है? तो बताइए। तो सही जवाब होगा एशिया व आसियान, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर प्रश्न काल और वर्तमान में भी हम लोग बात करें तो भारत के सकल व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार जो है वो एशिया था। ठीक है, या एशिया ही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्रों की भारत के व्यापार जो है जिसमें आयात और निर्यात में सहभागिता है, आप इस प्रकार देख सकते हैं जो डेटा दिया गया है। 2019-20 और 2020-21 में जो एशिया का आयात और निर्यात है 2019-20 में, और 2020-21 में जो एशिया का आयात निर्यात है, आप यहाँ पे परसेंटेज में देख सकते हैं। डेटा को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति जो है करता है रुपये के मूल्य के रूप में? वह है आपका एशिया और ओशिनिया, सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है। 14 नंबर है, 2011 में भारत का शेष विश्व से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत हिस्सा किन दो देशों के युग्म का सबसे अधिक था? सही जवाब है चीन और यूएई के युग्म का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो क्रम है आप ध्यान रखिएगा। जो 2019-20 में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 सबसे बड़े जो साझेदार देश हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूएई। इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है। 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? वो है यूएसए, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो डेटा दिया गया है एक बार आप गौर फरमाइएगा। देखिए जो 2006-07 के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत के मुख्य व्यापारिक साझेदार जो है आयात और निर्यात में जो देश हैं इस प्रकार थे। पहला स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। इसके बाद आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जो आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन और यूएई का स्थान आता है। 16 नंबर है, 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? वह है यूएसए। ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और 2020-21 जो कह सकते हैं कि अप्रैल से फरवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत के
सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार जो देश है वो है चीन, फिर मतलब चीन के बाद है यूएसए का स्थान, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग का। तो क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है किन देशों के साथ? तो यूएसए के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान समय में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? बताइए। तो सही जवाब है चीन, डी ऑप्शन। प्रश्नकाल के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है चीन है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जो डेटा जारी किया गया उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन और संयुक्त अरब अमीरात का जो है स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? वह है आपका चीन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? सही जवाब है 1972, 73 और 1976, 77, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगर न्यू डेटा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए तो वर्ष 2019-20 में और वर्ष 2018-19 के तुलना में निर्यात और आयात में जो आप देख सकते हैं जो हिस्सा है 5.1%, -5.1% और -7.7% की जो है कमी इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जो डेटा न्यू है उसी को हम लोगों को मतलब कि रिवीजन करते रहना है, ध्यान में रखना है। 21 नंबर है, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, भारत के व्यापार संतुलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका सही जवाब होगा, भारत का व्यापार संतुलन 1972, 73 और 1976, 77 के 2 वर्षों को छोड़कर, जबकि वह धनात्मक था, 1949 से 50 और 2015 से 16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए जो है यह ऋणात्मक था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। 2 कथन दिया गया, पहला कथन है, वर्ष 2001 से 2002 में भारत के द्वारा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा उसके कुल आयात की 27% थी। दूसरा कथन है, 2001 से 2002 में पिछले वर्ष के तुलना में भारत के द्वारा निर्यात में 10% की वृद्धि हुई। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहला सिर्फ स्टेटमेंट जो दिया गया है कि 2001 से 2002 में भारत के द्वारा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद के आयात की मात्रा उसके कुल आयात की 27% थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, यानी ए ऑप्शन। सेकेंड वाला स्टेटमेंट कैसे गलत है? देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2018-19 और 2019-20 में कुल आयातों में पेट्रोलियम पदार्थ यानी पेट्रोलियम ऑयल और जो ल्यूब्रिकेट्स हैं इनका हिस्सा 27.4 और 27.5% था, जबकि 2020-21 में यह कितना था? 21.4% अनुमानित। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कथन ए दिया गया है, भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2013-14 के बाद निरंतर कम हो रहा है। कारण आर है 2013-14 के बाद से पीओएल तथा गैर पीओएल घाटों में जो है सामान्य गिरावट हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है, यानी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। कैसे? देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए तो भारत का जो व्यापार घाटा है वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200 अरब डॉलर से जो है अधिक रहने के बाद लगातार कम हुआ है। इसमें पेट्रोलियम ऑयल, गैर ऑयल उत्पाद के मूल्यों में लगभग सामान्य गिरावट ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। 24 नंबर में आपको कारण ए दिया गया है, आपको बताना है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, यानी कैड कहा जाता है। कारण है चालू खाता यानी कैड जो है तब होता है जब एक देश वस्तु, सेवाओं और पूंजियों का अधिक जो है निर्यात करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या यह दोनों सही है या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है? तो देखिए पहला सत्य है,
बट आर जो है यानी जो कारण दिया गया है वो गलत है। तो ए कथन यानी सी आपका सही जवाब है, ए सत्य है और आर असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कैसे असत्य है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात योग्य ही चालू खाता यानी करंट अकाउंट कहलाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों का आयात निर्यात से अधिक होता है तो स्थिति क्या होती है, वह स्थिति चालू खाता घाटा की होती है यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। चालू खाता घाटा का मतलब दृश्य और अदृश्य मदों का आयात, इसे दृश्य एवं अदृश्य मदों का निर्यात, ठीक है। तो इससे ज्यादा होगा किससे, दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात दृश्य एवं अदृश्य मदों के निर्यात से अधिक होगा, तो आपका चालू खाता घाटा होगा। समझ में आ गया। यानी जो कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में जो दृश्य और अदृश्य मदों का आयात है निर्यात से अधिक होता है, वही स्थिति जो होती है कैड की होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट की होती है। दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो कहा जा सकता है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं और स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर है, 1990 से 1991 में वस्तुओं का निर्यात तथा आयात संयुक्त रूप से जीडीपी का 14.2% था। वर्ष 2011-12 में वर्ष 1990-91 के तुलना में यह हो गया कितना गुना, तो लगभग 3 गुना, डी ऑप्शन। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात जो है जीडीपी का क्रमशः 19.74% और 23.64% है। 26 नंबर है, वाणिज्यिक विभाग के दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनाना है। मतलब वाणिज्य विभाग की जो दीर्घकालीन दृष्टि है इसमें भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनाना है। कब तक, इसका सही जवाब है 2020 तक। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो जाहिर सी बात है, जो क्लोज इकोनॉमी होता है इसका तात्पर्य ही ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें मतलब जो कह सकते हैं कि विदेश व्यापार से यह अलग होती है और ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। यानी दूसरे शब्दों में बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों का अन्य देशों के साथ वस्तुओं सेवाओं और पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है। तो व्यापार संतुलन में आपको बताना है कौन सा सम्मिलित होता है, तो सही जवाब है माल, ए ऑप्शन। दो देशों के मध्य किसी अवधि में हुए आयात और निर्यात के मौद्रिक मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। किसी देश के लिए जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य के तुलना में अधिक होता है तो देश व्यापार अधिशेष में, जबकि निर्यात के तुलना में आयात अधिक होने पर देश व्यापार घाटे की स्थिति में होता है। व्यापार संतुलन में केवल व्यापार के दृश्य मदें हैं जैसे वस्तुएं या माल शामिल की जाती है और इसके विपरीत भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदें जैसे बीमा, बैंकिंग सेवाएं, भाड़ा, रॉयल्टी आदि के भुगतान, ऋण और ब्याज संबंधी भुगतान आदि भी सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन ए है, आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है। आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। कारण आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का जो है सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी। तो बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है? क्या दोनों सही है या पहला सही है दूसरा गलत है या दूसरा सही है पहला गलत है? तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए है जो आर की व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए भारत के द्वारा वर्ष 1991 से अभिग्रहित नई आर्थिक नीति एक महत्वपूर्ण घटक
उदारीकरण है। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिमय को उदार बनाया जाता है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को बाजार के अनुसार संचालित होने की स्वतंत्रता दी जाती है। आयात शुल्क में कभी भी इसका जो है एक महत्वपूर्ण नीति साधन है, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 90 के दशक और इसके उपरांत भी आयात शुल्कों पूंजीगत माल पर आयात शुल्क भी केंद्र सरकार के द्वारा क्रमशः कम की गई है। पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी से भारतीय उद्यमियों के लिए आयातित पूंजीगत माल तकनीकी पूर्व की अपेक्षा जो है सस्ती दर पर और मतलब सुविधा पूर्वक प्राप्त हुई, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतियोगिता जो कंपटीटिव है, यानी जो प्रतियोगितात्मक जो क्षमता है, इसमें वृद्धि हुई, यानी इनके कंपटीशन में वृद्धि हो गया। तो कथन कारण दोनों सत्य है, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो माल है आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो कौन सा माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत में जिंसों यानी कमोडिटीज के निर्यात की जो श्रेणी है, परंपरागत निर्यात वस्तु के या मतलब अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, तो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त जो सभी है सही जवाब होगा। भारत में जिंसों के निर्यात की जो श्रेणी है ए बी सी जो तीनों है, इसके मद्देनजर सही है। वर्तमान में भारतीय निर्यात को मोटे तौर पे जो है 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है कृषि और उससे संबंधित उत्पाद, जिसमें कॉफी, चाय, खली, गरम मसाले, सूखे मेवे, फल, सब्जियां आदि आते हैं। दूसरा अयस्कों और खनिजों में मैग्नीज, जो मैग्नीज अयस्क है, अभ्रक है, कच्चा लोहा है आदि है। और तीसरा है इंजीनियरिंग वस्तुएं, जो मतलब कि इस इंजीनियरिंग वस्तुएं में जो निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे सूती वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, पटसन की वस्तुएं, चमड़े के सामान आदि। और इसमें जो चौथा है खनिज, ईंधन और ल्यूब्रिकेंट्स आदि। भारत ने धीरे धीरे स्वतंत्रता पूर्व परंपरागत उत्पाद निर्यात करने वाले देशों से वर्तमान में गैर परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक के रूप में जो है स्वयं को परिवर्तित कर लिया है। फिर भी परंपरागत वस्तुओं का अभी भी जो है निर्यात हो रहा है, लेकिन गैर परंपरागत वस्तुओं की तुलना में कम। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2000 से 2001 में भारत के द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के मानांकन यानी रेटिंग में कौन सा शीर्षस्थ थी? सही जवाब है मोती, बहुमूल्य कीमती पत्थर, रत्न। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न काल के संदर्भ में डी ऑप्शन सही था, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात किया जाए तो प्रश्नगत मदों का आयात मूल्य जो है यहाँ पे करोड़ों रुपया में दिया गया है। जैसे मोती, बहुमूल्य और कीमती जो रत्न है 2018-19 में इनका रेट इतना है, यानी जो कीमत है करोड़ों में है, और 2020-21 में आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट में है। उसी तरह खाद्य तेल और उर्वरक, रासायनिक तत्व और अन्य यौगिकों को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आंकड़े के अनुसार अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान में विकल्प मदों में सर्वाधिक मानांकन यानी रेटिंग जो होगा विकल्प सी का है। तो विकल्प सी में क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक द्रव्यों का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान की अगर बात किया जाए तो भारत के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर जो है व्यय की जाती है? सही जवाब है पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, और देखिए प्रश्न काल के संदर्भ में या वर्तमान के संदर्भ में बात किया जाए तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार में भी जो 2020-21 का जो आर्थिक समीक्षा था, इसके डेटा के अनुसार विकल्प ए ही सही है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भी वर्ष 2019-20 में भारत के द्वारा शीर्ष आयातित मद पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? तो भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है, आपको मालूम है, सेम क्वेश्चन है और जवाब भी क्या है? सेम है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पेट्रोल एवं खाद्य तेल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में यह दिया गया है, सही जवाब सी ऑप्शन होगा। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। 2 कथन है। पहला कथन है, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पाद से अधिक रही। दूसरा है,
सरकार विशेष स्थिति के दौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का जो है सीमा शुल्क नहीं लगाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इसके बारे में आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे वर्ष दिया गया है एक तरफ, और दूसरी तरफ खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन लाख टन में और आयात लाख टन में। तो देखकर आगे बढ़िएगा और न्यू डेटा को आप जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है कि हाल के वर्षों में भारत में आयात की सबसे बड़ी मदें किसकी है, यानी सबसे बड़ी मदें कौन सी है। तो सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है पूंजीगत वस्तु और पेट्रोलियम पदार्थ, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और 37 में भी सेम ही क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश निम्न में से किस वस्तु श्रेणी का है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का है, बी ऑप्शन। भारत को सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति करता है, कौन देश करता है? तो भारत को सबसे ज्यादा एलएनजी की आपूर्ति जो है कतर करता है। प्रश्नकाल के संदर्भ में मई 2020 में यूएसए एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति कतर ही करता है। ठीक है, और 2020 में यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 39 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सबसे ज्यादा मतलब आयात व्यापार है? वो है ओपेक कंट्रियों के साथ। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में भारतीय आयात में शामिल शेष 3 देश चीन, यूएसए, यूएई क्षेत्र संदर्भ में वर्तमान में भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार उत्तर पूर्व एशिया यानी 24.1% के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। आपको बताना है भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किस देश से? तो चीन से। सही जवाब है ए ऑप्शन। और यहां पे आप देख सकते हैं चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और इराक का स्थान है। 41 है, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो कौन सा देश है जो भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? वह है चीन, डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 2009 से 10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था? तो सही जवाब है एशिया और आसियान। इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ध्यान में रखिएगा। और भारत के आयातों के 4 सबसे जो बड़े क्षेत्र हैं वह है नॉर्थ ईस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया खाड़ी सहयोग परिबंध, आसियान और यूरोपीय यूनियन। 43 में है, भारत का 50% से भी अधिक आयात आता है कहां से, किन देशों से? तो एशियाई देशों से। भारत का 50% से भी अधिक आयात जो है एशियाई देशों से आता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 44 देखते हैं। 44 में आपको बताना है कि जो कथन है इस पे विचार करके कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। तो बताइए यह सही है या नहीं? देखिए यह बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बने चीजों का व्यापार प्रमुख है। यह सही है या नहीं? तो यह सही है। तीसरा है पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। यह भी गलत है। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा केवल सही है, यानी बी ऑप्शन। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए भारत श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार विगत दशक में उतार चढ़ाव भरा रहा है। यानी जो भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय व्यापार है, मतलब विगत दशक में अगर ध्यान दिया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए तो इनका जो उतार चढ़ाव है, मतलब कि उतार चढ़ाव भरा रहा है। उतार चढ़ाव से यह समय जो है भारत श्रीलंका का जो व्यापार है, मतलब कि इस तरह से वो बना रहा। और 2010 में अगर बात किया जाए तो $3.82 बिलियन और 2014 में
$7.03 बिलियन और 2019 में $4.59 बिलियन था। तो पहला कथन गलत हो जाता है। भारत बांग्लादेश व्यापार में जो भारत बांग्लादेश व्यापार है, इसमें वस्त्र और कपड़ा व्यापार कुल व्यापार का लगभग 30% है, जो कि दूसरा कथन सही है। और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। पिछले दशक से भारत और बांग्लादेश के बीच सतत द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है और विगत जो वित्त वर्ष है 2019-20 भारत ने बांग्लादेश को जो है $8.2 बिलियन का निर्यात और $126 बिलियन का जो है आयात किया था। तो सही जवाब है मतलब तीन कथन सही नहीं है, तो सही जवाब है सेकंड वाला स्टेटमेंट, सिर्फ दूसरा। इसमें जो क्वेश्चन 45 है, कथन ए दिया गया है इसमें कि 10वें दशक की आरंभिक अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए एकमात्र सर्वोपरि आयात स्रोत के रूप में पुनः उभर कर आया। कारण आर है भूतपूर्व सोवियत संघ के त्वरित राजनीतिक विकास के फलस्वरूप भारत जो है सैन्य अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर जो है आश्रित होने लगा। तो बताइए क्या कथन कारण दोनों सही है, या जो कथन है सही है कारण गलत है, या कारण सही है कथन गलत है? तो देखिए मतलब जो कथन है वो सही है, जो आर है मतलब कारण वो गलत है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। देखिए वर्तमान में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। वर्तमान में कोई भी जो विकल्प है सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक आयात जो है चीन के साथ है, इसलिए सही नहीं है। जबकि शस्त्रों की आपूर्ति अभी भी रूस से सबसे ज्यादा होती है। मार्च 2020 में सिप्री के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के अवधि में भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश जो है रूस है। यहां से 56% जो है मतलब कि भारत जो है आपूर्ति करता है रूस से, और इसके बाद इजराइल, फिर फ्रांस का स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद आयात आवरण यानी इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व के द्वारा किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो कभी कभी समाचारों में दिखने वाला जो आयात आवरण है, इंपोर्ट कवर है, इसका सर्वोत्तम वर्णन जो है वो है डी ऑप्शन। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व के द्वारा किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर है, भारत के द्वारा आयात की जाने वाली निम्नलिखित मदों पर ध्यान दीजिए और 1995-96 के आंकड़े के अनुसार मूल्य की दृष्टि से इन मदों का जो है ह्रासमान क्रम में इस प्रकार होगा। तो जो ह्रासमान है इस क्रम में आपको सजाना है और बताना इसका सही जवाब क्या है। देखिए इसका सही जवाब है पहला, अगर ह्रासमान क्रम में अगर इसको व्यवस्थित किया जाए तो पहला आएगा पूंजीगत माल, ठीक है, इसके बाद दूसरा आएगा पेट्रोलियम, पहला पूंजीगत माल, दूसरा पेट्रोलियम, और तीसरा स्थान पे आएगा रसायन, इसके बाद मोती और बहुमूल्य रत्न, लास्ट में आएगा लौह और इस्पात। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं पूरा मेंशन किया गया है मदे और 2018-19 और 19-20 के संदर्भ में। 48 नंबर है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु जो है आयात की जाती है? हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? जो ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया बंदरगाह से आयात की जाने वाली प्रमुख जो वस्तुएं हैं वह उर्वरक के लिए आवश्यक कच्चा माल, खदान, चीनी, अखबारी कागज, कुकिंग कोल, पेट्रोलियम कोक, चूना पत्थर, लौह एवं इस्पात, मशीनरी, स्क्रैप, सब्जियां इत्यादि। उपयुक्त विकल्प में से 3 विकल्प पेट्रोलियम पदार्थ, इस्पात, मशीनरी जिसमें हैवी मशीन टूल्स जो है शामिल हैं, इनका जो है हल्दिया बंदरगाह से आयात किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सही नहीं है। 49 है, 2004 से 2005 में निम्न समूहों का भारत के आयात में महत्वपूर्ण योगदान था। उपयुक्त मदों को उनके प्रतिशत अनुपात के रूप में अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए और दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं
जो योगदान है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, पहला आएगा ईंधन, इसके बाद पूंजीगत वस्तुएं, स्वर्ण और चांदी, इसके बाद लास्ट में रसायन। तो ए ऑप्शन आपका 1 2 3 4 सही जवाब है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं ईंधन 32.5% और 32.2, पूंजीगत वस्तुएं 13.8 13.7, स्वर्ण एवं चांदी आप देख सकते हैं, और रसायन जो कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार एक वर्ष यानी 2018-19 और 2019-20 के विकल्पगत वस्तुओं का जो आयात में योगदान है जो निम्न है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश यूएसए है। और इसके बारे में देखा जाए तो देखिए प्रश्नकाल के संदर्भ में या हाल ही में वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। तो प्रश्नकाल के संदर्भ में या फिलहाल में जो डेटा जारी हुआ है उसके संदर्भ में सही जवाब होगा यूएसए। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत ने सर्वाधिक कपड़ों का जो है निर्यात किया, और इसके बाद बांग्लादेश, यूएई और चीन का स्थान है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, आयात की प्रक्रिया जो है आरंभ होती है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंटेड से। सही जवाब है ए ऑप्शन इंटेड, यानी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मतलब आयातक सर्वप्रथम जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात के लिए अभिष्ट विदेशी विनिमय के लिए आवेदन करता है। विदेशी विनिमय स्वीकृति होने के पश्चात आयातक इंटेड के माध्यम से निर्यात को जो है आपूर्ति के लिए ऑर्डर देता है, जिससे आयात की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रोज जो है क्विज कराए जाते हैं, जो भी अपडेट होता है आपको वहां पे भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू सेशन में क्वेश्चन नंबर 52 से।